नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आर्थिक मोर्चे पर भारत के कड़े रुख से चीन बुरी तरह से घबरा गया है। चीन के सरकारी अखबार में खबर छपी है कि ऐप बैन के बाद भारत केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में चीन को बाहर कर सकता है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत के रुख की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर आर्थिक दूरियां बढ़ सकती हैं, जिसका शुरुआती नुकसान चीन को होगा और बाद में भारत को भी मिलेगा। अखबार में लिखा है कि चीन भारत से लड़ाई नहीं चाहता है। अगर एशिया में शांति रही तो एशिया विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। संजीव, अब ये तो तय है कि चीन धीरे धीरे घबरा रहा है, डर रहा है और इसीलिए ग्लोबल टाइम्स के जरिए, जो उसका मुखपत्र है, उसके जरिए अपने दिल की बात कह रहा है। आर्थिक मोर्चे पर जो नाकेबंदी चीन की है वो लगातार दुनिया के कई देशों के जरिए इनके खिलाफ हो रही है। कुछ दिन पहले की ही बात है कि एक भीषण ट्रेड वॉर अमेरिका और चीन के बीच हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ उसकी ट्रेड वॉर को लेकर के चर्चाएं हैं और अब भारत ने भी आर्थिक नाकाबंदी जो की है उसका माकूल असर होता दिखाई पड़ा है। चीन कुछ भी करता है साक्षी, तो उसके ध्येय में ये होता है कि किस तरह से उसे आर्थिक फायदा हो, और अगर हमने उस आर्थिक मोर्चे पर घेरा तो जाहिर है उसका फायदा होगा। और लगता है कि ये नीति जो है वो सफल होती दिखाई पड़ रही है। जी संजीव, आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारत और चीन एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमत हो गए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि एलएसी पर पिछले कई दिन से आमने सामने खड़ी दोनों फौज धीरे धीरे पीछे हटेंगी। सीमा पर फौज की टुकड़ियां पीछे की जाएंगी। अखबार में लिखा गया है कि कमांडर लेवल बातचीत में शांति बहाल करने पर सहमति बन गई है। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए। संजीव, क्या इसमें इसका भी जिक्र है कि किस तरह से, कैसे चरणों में आखिर फौज पीछे हटेंगी? थोड़ा इंडिकेशन दिया है साक्षी। उन्होंने बताया है कि फेज वाइज बैचेस को, यानी कि टुकड़ियां धीरे धीरे वापस होंगी। लेकिन आप भी इस बात को समझिए कि आखिर ये 3 दौर की बातचीत के बाद जो बयान आते हैं वो शायद 6 जून को जो आया था बयान कुछ उसी तरह के है, और ऐसा बयान जो कि जमीन पर कार्यान्वित होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। और ऐसे में शक पड़ता है कि चीन कहीं उसी नीति को तो अपना नहीं रहा है जिसके जरिए वो बातचीत के जरिए समय खरीदता है और फिर अपना कंसोलिडेशन बॉर्डर पर करता है। उसकी बातों को विश्वास करना आज की तारीख में बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, और इस कारण से भारत ने सैन्य तैयारियां भी कर रखी है और बातचीत भी हो रही है। बहरहाल ये जो स्टेटमेंट आया है इसमें कहीं ना कहीं चीन सहमत है डिसएंगेजमेंट के लिए, ये तो दिखाई पड़ता है। लेकिन डिसएंगेजमेंट कब होगा, कितने दिनों में होगा, उसकी पूरी तरह से शेड्यूलिंग क्या होगी, ये सारी बातें इसमें साफ नहीं है। जी बिल्कुल संजीव, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और वहीं एलएसी पर चीन से तनाव और जारी बातचीत के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करेंगे। वो कल लद्दाख दौरे पर जाएंगे। रक्षा मंत्री के साथ आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी लद्दाख जाएंगे। सीमा पर रक्षा मंत्री सैनिकों और कमांडर्स से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। ऐसी खबर भी है कि वो घायल सैनिकों से मिलने अस्पताल भी जाएंगे। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाने के फैसले का अमेरिका ने समर्थन किया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि टिकटॉक समेत चीनी ऐप्स पर बैन लगाने से भारत की सुरक्षा बढ़ जाएगी। पॉम्पियो ने कहा कि ये ऐप्स चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जासूसी करने में पिछलग्गू बनकर काम कर रही थी। बता दें कि भारत ने टिकटॉक समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगा दी है। We welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendages of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। और करीब 3 महीने बाद आज एमपी में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज करीब 27 से 28 मंत्री शपथ ले सकते हैं। करीब 1 घंटे बाद होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में सिंधिया समर्थकों को भी भरपूर जगह मिलने जा रही है। बताया जा रहा है कि जबकि सिंधिया समर्थक करीब 11 लोगों को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें 6 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री हो सकते हैं।
बताया जा रहा है कि शिवराज सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। और वहीं मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है। सिंधिया ने लिखा है, अन्याय के खिलाफ छेड़ा गया संघर्ष ही धर्म है। तो अन्याय के खिलाफ छेड़ा गया संघर्ष ही धर्म है। यहां अन्याय उनके साथ हुआ, कांग्रेस ने किया, ये वो इशारा कर रहे हैं। और विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं भोपाल से। विपिन, उनको उनका ड्यू नहीं मिला, ये कहकर अगर वो कांग्रेस से निकले थे तो आज जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्या हम उसमें एक तस्वीर ये देखेंगे कि वाकई जिस ड्यू की वो कामना कर रहे थे वो आज उनको मिलता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि बड़े लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि कब ये मध्य प्रदेश में कैबिनेट बनेगा और कैबिनेट का विस्तार होगा, क्योंकि साफ तौर पर तस्वीरों में यहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला भी देख सकते हैं। ये पूर्व विधायक हैं, यहाँ पहुंचे हैं और हरदीप सिंह दंग हैं ये, और इन्होंने हालांकि कांग्रेस समर्थक हैं लेकिन इन्होंने भी सिंधिया खेमे के साथ मिलकर सरकार को यहाँ पर इनका बहुत नाम चला था और समर्थक के तौर पर अब इनको भी मंत्री के तौर पर यहाँ पर बुलाया जा चुका है। ये राजभवन की तरफ दाखिल होती हुई देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें। और यहाँ जो मंत्री हैं, क्योंकि सिंधिया भी कुछ देर बाद पहुंचेंगे और यहाँ इनसे बात करेंगे कि आपके नाम की भी चर्चा हो चुकी है, आपके नाम की भी थी, मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, अभी मालूम पड़ेगा। आ गया आपके पास, मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि आप जब सिंधिया समर्थक जब यहाँ से गए थे मंत्री, उनमें भी आप सरकार के बीच उनके साथ कांग्रेस के साथ खड़े हुए थे और आप नए मंत्री के तौर पर भी यहाँ सामने आते। आप कौन आ गया भाई साहब? तो साफ तौर पर ये हरदीप सिंह दंग है, ये वो 22 जो विधायक थे जो सिंधिया खेमे से थे। हालांकि ये कांग्रेस समर्थक थे लेकिन इन्होंने यहाँ पर जब सरकार अदला बदली हुई थी तब यहाँ पर उसमें विपिन, आपने उनसे पूछा सवाल पर पता उन्हें सब है, बताएंगे अभी वो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात बताइए कि वो जो 6 मंत्री जिनको कांग्रेस से यहाँ लेकर आए और वो मंत्री थे कमलनाथ सरकार में, क्या उन सभी 6 के 6 को वो आज मंत्रिमंडल के इस विस्तार में जगह दिला पाएंगे सिंधिया? देखिए, बिल्कुल जो 6 मंत्री थे कमलनाथ सरकार में, उनमें से 2 मंत्री पहले से ही शिवराज के कैबिनेट में जो 5 मंत्री थे उनमें शामिल हो चुके थे। बाकी बचे जो 4 मंत्री हैं जो पूर्व मंत्री, वो आज की शपथ में शामिल होंगे। इसके अलावा जो देखा जाए तो जो सिंधिया समर्थक थे 22 जो थे उनमें पूरे विधायक थे, उनमें से भी लगातार जो बात कहूँ तो जो मौका मिलेगा 9 जो है पूर्व विधायकों को मौका मिल सकता है। साथ में बीजेपी की तरफ से एक बड़ी चुनौती इस बात की है कि बीजेपी की तरफ से पुराने जो हैं उनमें 7 ही पुराने लोगों को लिया जाएगा और 16 में से नए चेहरे 9 नए चेहरे को मौका मिलेगा। यानी कि जिस बात की कवायद शुरू हुई थी कि दिल्ली में जो मंथन हुआ था उसमें ये संगठन की तरफ ये तहजीब दी गई थी कि नए चेहरों को मौका मिलाया जाए। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ये चाह रहे थे कि पुराने जो उनके साथी रहे हैं 15 साल के मंत्री, उनको भी दोबारा मौका मिलना चाहिए। लेकिन बड़े कुछ दिग्गज ऐसे चेहरे हैं जो इस मंत्रिमंडल में, इस बार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाएंगे। जी विपिन, नजर बना रखिए, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। हम फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब जल्द ही दिल्ली से यूपी शिफ्ट हो सकती हैं और इसी बीच प्रियंका को कल दिल्ली के सरकारी बंगले को खाली करने का भी नोटिस मिला है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित सरकारी बंगले को छोड़ने का नोटिस दिया गया है। प्रियंका को 1 अगस्त तक इसे खाली करना होगा। दरअसल पिछले साल नवंबर में गृह मंत्रालय ने एसपीजी सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया था। इसके बाद गांधी परिवार से एसपीजी कवर वापस ले लिया गया था। अब इन तीनों के पास Z+ सुरक्षा है, वो भी सीआरपीएफ के साथ। प्रियंका गांधी को इसी प्रोटेक्शन के तहत लोधी एस्टेट में एक सरकारी बंगला अलॉटेड था। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी यूपी की राजनीति को लेकर काफी सक्रिय है और राज्य में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए उन्होंने अब लखनऊ में ही रहने का मन बना लिया है। और इधर अब प्रियंका के बंगले पर सियासत भी तेज हो गई है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने जहां इसे सरकार का निजी हमला बताया है, वहीं बीजेपी ने नियम के मुताबिक लिया गया फैसला बताया है।
सुरक्षा कारणों से ही उन्हें ये छोटा सा बंगलो मिला हुआ था, उसको खाली करा लेना, जबकि उनकी सुरक्षा जो है वो अभी भी जेड श्रेणी के ऊपर है, उसके बाद ही बंगलो खाली करा लेना उचित नहीं है, एक अनुचित कदम है जो नहीं करना चाहिए था। इस तरह की चीज़ जिसमें किसी की सुरक्षा कोई खतरा हो और वो घर इस तरह से खाली कराना, किसी को इस तरह से तंग करना या मतलब उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं। मैं समझता हूं कि बड़ा प्रिविलेज था प्रियंका जी का, लेकिन अब वो शायद समाप्त हुआ क्योंकि एसपीजी कवर की परिभाषा सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए है। आप अगर सरकारी मकान में रहेंगे, क्योंकि उनके पास अभी जेड कैटेगरी के सीआरपीएफ की सुरक्षा है, तो क्या आप सरकारी मकान में ही रहेंगे तो आपकी सुरक्षा है? बाकी जगह अगर अपने घर में रहेंगे, अपने फार्म हाउस पर रहेंगे, तो क्या उसमें सुरक्षा नहीं? वो डायनेस्टिक डेमोक्रेसी जो था, एक परिवार के केंद्रित जो लोकतंत्र था, वो एक अध्याय समाप्त हो रहा है। तो शायद इस बात का कांग्रेस के मित्रों को बड़ा दुख होगा, लेकिन सरकार के कानून और नियम सबके लिए बराबर होते हैं। और न्यूज रूम से हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, अब ये कहा जा रहा है कि शायद लखनऊ में रहेंगी प्रियंका गांधी, क्या वो पहले से मन बना चुकी थी या सिर्फ इस नोटिस का इंतजार कर रही थी? देखिए, जिस वक्त एसपीजी सिक्योरिटी हटाई गई थी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के यहाँ से, उसके बाद ही प्रियंका गांधी को इस बात का एहसास या आभास हो चला था, क्योंकि सोनिया गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन सोनिया गांधी को सिर्फ एसपीजी प्रोटेक्टी होने के चलते ही लोधी स्टेट का बंगला मिला हुआ था और उन्हें जानकारी मिली हुई थी कि वो एसपीजी सुरक्षा हटाने के बाद सरकार की तरफ से कभी भी नोटिस आ सकता है। ऐसे में जो लखनऊ में शीला कौल का बंगला है या शीला कौल का घर है, उसमें वो टेम्पररी रहेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका बेटा और बेटी दिल्ली में रहते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हमेशा के लिए लखनऊ में ही रहें, खासतौर पर अभी जबकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है। इसलिए प्रियंका गांधी एक यहाँ पे निवास ढूंढना भी शुरू कर दिया है उन्होंने, और जो भी बकाया राशि थी उसका भुगतान भी कर दिया है। लेकिन जहां तक राजनीतिक बातें हैं कि एसपीजी सुरक्षा हटाने के वक्त भी काफी ज्यादा बवाल इस बात पर हुआ था कि एसपीजी जो सिक्योरिटी दी गई थी वो राजीव गांधी की हत्या या उनसे पहले भी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सरकार ने फैसला किया था कि गांधी परिवार को एसपीजी सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन संसद में बहस के दौरान अमित शाह ने कहा था कि यह सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलेगी और इसीलिए उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है। सरकार के पास अधिकार होता है, होम मिनिस्ट्री के पास अधिकार होता है कि जेड प्लस सिक्योरिटी के आधार पे भी वो एकोमोडेशन दे सकती है, लेकिन ये फैसला सरकार का होता है। लेकिन होम मिनिस्ट्री की तरफ से मना करने के बाद रमन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।